हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पर। अपन लोग क्या कर रहे थे? कंटिन्यू बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के टाइप कर लिए थे कौन कौन से, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड दोनों कर लिए थे। आज अपने को इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यानी थ्री टाइप अपन लोगों ने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट थ्री टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ देम इज मोनो, सेकंड इज ओलिगो एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड। एंड टू ऑफ देम पॉलीसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड ऑलरेडी वी हैव रीड, एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज पॉलीसेकेराइड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस यूट्यूब चैनल पे जो नया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि अपने जल्दी से जल्दी जो है वो 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो और अपने लाइव क्लासेज स्टार्ट कर पाएँ। एक तरफ से आप कोशिश करो, दूसरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। 200 सब्सक्राइब अपने रहे हैं, उसके बाद अपने लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास में आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीसेकेराइड। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या हो गया, आज तो साफ लिखा भी नहीं जा रहा है, कमाल है। नज़र तो नहीं लगी किसी को मेरी राइटिंग के लिए, राइटिंग को नज़र नहीं लगी किसी को, और तो किसी को क्या लगने वाली थी। अपना आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है पॉलीसेकेराइड। आज अपने कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपना कार्बोहाइड्रेट नाम का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉलीसेकेराइड दोस्तों, एक्चुअली पॉलीसेकेराइड्स होते क्या हैं? पॉलीसेकेराइड सीरियल में मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, इन दोनों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। इन दोनों क्या होते हैं? बहुलक, यानी कि पॉलीमर। तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कह सकते हो कि वास्तव में पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड के बहुलक होते हैं, जिनका अणुभार, अब बहुलक होते हैं यानी कि एक यूनिट ये पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड, ये दूसरा मोनोसेकेराइड, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ते जुड़ते क्या बना लेंगे? फुल सारे एक साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उन्हें वो क्या बन जाएंगे? फिर उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे, और वो क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का पॉलीमर जो है उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे ओलिगोसेकेराइड एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? जो बहुलक बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसका मतलब इनका अणुभार, अब बहुत सारी इकाइयाँ, बहुत सारी यूनिट किसकी? ओलिगोसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड की, दे विल जॉइन टू ईच अदर एंड फॉर्म पॉलीसेकेराइड विच आर फॉर्म पॉलीसेकेराइड। इट मीन्स देयर मोलिकुलर वेट इज इनहेंस्ड। बहुत ज़्यादा इनका क्या हो जाता है? अणुभार हो जाता है। अणुभार क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ मोलिकुलर वेट इज वेरी हाई। दो चीज़ों पर ध्यान देना कि अणुभार बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोलिकुलर वेट है। इसका मतलब मोलिकुलर वेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। मोनोसेकेराइड कितने अणु जुड़ जाते हैं सर? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज जो कि अपन लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, इसे नॉन शुगर बोला था, पैक्टिन और लिग्निन को भी बोला था, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो सेल्यूलोज के अंदर 6000 ग्लूकोज के मोलिक्यूल होते हैं। 6000 molecules of glucose when joined to each other and form one molecule of cellulose. Now suppose that कितना ज़्यादा इनका मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। यानी 6000 ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज में कितना होता है? 6 कार्बन के होते हैं, C6H12 और 6 होता है एक ग्लूकोज। तो ऐसे भी 6000 अणु, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। कोई एग्जाम्पल सर? एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं इनका सिस्टम क्या होता है। अब जैसे कि C6H10O5 C6H12O6, ये अपना क्या है? मोनोसेकेराइड। ये अपना क्या है? मोनोसेकेराइड।
अब मैं जो नाम लिख रहा हूँ आगे वो या फिर तो इंग्लिश में लिखूँगा या फिर हिंदी में लिखूँगा, बिकॉज ये जो एक बार रिपीट हो चुके हैं ना, उनको बोलने से आप लोग समझ जाते हो, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोनोसेकेराइड लिख दिया, तो हिंदी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है लिखना कि मोनोसेकेराइड, वो समझ गए मोनोसेकेराइड है। ये अगर क्या करें, जल अपघटित हो जाए, ठीक है, सॉरी जल अपघटित नहीं, जब ये निर्जलीकृत हो जाए, यानी कि इनमें से जल बाहर निकल जाए, इनका क्या हो जाए, निर्जलीकरण, यानी कि डीहाइड्रोलाइसिस हो जाए। और डीहाइड्रोलाइसिस का मीन्स एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना। जब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो किसे बचेगा, ये C6H10O5, ठीक है। ये वाली इकाइयाँ बहुत सारी जुड़ती हैं, ये वाली इकाइयाँ बहुत सारी जुड़ती है। कितनी जुड़ती है, n अमाउंट में, कितनी अमाउंट में, n अमाउंट में। अब n कितनी होती है सर, n का कोई अंदाज़ा नहीं है, n का कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे ग्लूकोज सेल्यूलोज के लिए पढ़ा तो 6000 था, तो n 5-6000 लिखो, यानी कि C6H10O5 इस तरह, C6H10O5, 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 इस तरह बहुत सारी जुड़ती जाती है, बहुत ही सारी जुड़ती जाती है। तो वो क्या बना लेता है, एक पॉलीमर बन गया, ये क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। और इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। दिस पॉलीमर इज नोन एज ए पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीमर यानी कि होता है बहुलक, क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये बहुलक बन गया एक तरह से, ठीक है। ये फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलीसेकेराइड्स का। क्या सर यहाँ मोनोसेकेराइड होते हैं क्या, नहीं, ज़रूरी नहीं है, यहाँ ओलिगोसेकेराइड भी मिल सकते हैं आपको। क्या मिल सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी मिल सकते हैं। इट मीन्स इट कैन बी सेड दैट व्हेन ओलिगोसेकेराइड इन ए लार्ज क्वांटिटी join to each other and form polymer then it is also known as a polysaccharide। तो ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉलीसेकेराइड बनते क्या हैं, वो कैसे हैं, ठीक है। अगर बात करें उसके उल्टे की यानी कि अगर ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था, देन वी स्टडी दैट ऑन द डीहाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड दे फॉर्म पॉलीमर्स। यानी कि जब अपने राइट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं इस बार, यानी पॉलीमर से वापस क्या बना रहे हैं, मोनोसेकेराइड बना रहे हैं। तो पॉलीमर से मोनोसेकेराइड बनाने के लिए आपने जो जल बाहर निकाला था वो वापस जल को देना पड़ेगा इसके अंदर। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज लेफ्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो बाहर निकाला था, जो लेफ्ट बाहर निकला था, और सेम अमाउंट के अंदर यू हैव ऐड वाटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम वाटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम वाटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने डैश का साइन लगाया था, इट मीन्स H2 इज लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को इसको छोड़ रहा है, यहाँ डीहाइड्रोलाइसिस हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आप क्या लगाओगे, प्लस, इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, यानी जो वाटर आपने बाहर निकाला था वो वापस दो। C6H10O5 यानी कि N पॉलीसेकेराइड, ठीक है। यानी कि पॉलीसेकेराइड जो है, अगर आप इसमें क्या कर दो, जल अपघटन करवा दो। अब इस प्रोसेस, इसे बोला था निर्जलीकरण, इसे बोलेंगे जल अपघटन। क्या बोलेंगे, जल अपघटन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ये डीहाइड्रोलाइसिस, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। और साथ में क्या ऐड करना पड़ता है, और यहाँ याद रखना, यहाँ अम्ल मिलाने पड़ते हैं, वो भी किस तरह के, तनु अम्ल। किस तरह के अम्ल मिलाने पड़ते हैं, तनु अम्ल मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। तनु अम्ल को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। यानी कि बस यहाँ ये डिफरेंस है कि जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपको डाइल्यूट एसिड भी ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ जब ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो ये आपको क्या मिलेंगे, मोनोसेकेराइड भी मिल सकते हैं और ओलिगोसेकेराइड भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, मोनोसेकेराइड, यानी कि सीधी सी बात है, ये जिससे बना है ना, जिससे बना है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो मोनोसेकेराइड थे तो आपको मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे, अगर ये ओलिगोसेकेराइड से बना था तो ओलिगोसेकेराइड आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। यू विल ऑब्टेन मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड व्हेन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड ऑफ पॉलीसेकेराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। समझा की बात। यानी पॉलीसेकेराइड को जब आप तनु अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करवाते हो तो इससे मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। अब ये हो गया यहाँ इनके बनने का प्रोसेस, वापस कैसे बनते हैं ये सारा कंप्लीट हो गया।
अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि मैं ऐसे पूछूँ कि पॉलीसेकेराइड, ऐसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड, तो अपने डेफिनेशन क्या देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड, तो अपना आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ सीधा सा आंसर है क्या कि ऐसे कहेंगे कि मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बहुलक जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा हो जाता है वे ही पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहूँगा, पॉलीसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड के बहुलक ही सामान्यतया हाँ मोनो लिखना पड़ेगा, ये मोनो और पॉली नाम एक दूसरे से चलते रहते हैं। पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश में लिखूँ तो इंग्लिश में क्या लिखूँगा, इंग्लिश लिखूँगा पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड is generally known as polysaccharide, which molecular weight is extremely high। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। अब देखो ये कितने टाइप के बोले जा सकते हैं, ये 2 टाइप के बोले जा सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हो गए सरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है, और दूसरे हो गए जटिल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सरल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं और जटिल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं। सरल मीन्स सिंपल पॉलीसेकेराइड, ये हो गए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। विच वन इज सिंपल एंड विच वन इज कॉम्प्लेक्स, हाउ कैन बी द डिफाइन। तो इजी सी थिंग है, क्या सपोज करो अपन लोगों ने कहा एक्स एक्स एक्स, ये सारे के सारे मिलके, और ये क्या है मोनोसेकेराइड है या फिर ओलिगोसेकेराइड है, ये ही मिलके क्या बनाते हैं पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, अगर ये सारे के सारे एक्स हैं इट मीन्स देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड इन पॉलीसेकेराइड। मैं क्या कहूँ, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट इन पॉलीसेकेराइड, और किसकी, या फिर तो वो मोनो की क्योंकि मोनो से मिलके बने हैं, या फिर ओलिगो से मिलके बने हैं, है ना। ये जो पॉलीसेकेराइड मिलके बने हैं किससे बने, मोनो से या ओलिगो से। अगर ये मोनो की एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने हैं तो वो क्या होंगे, सिंपल होंगे। अगर वो ओलिगो की भी एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने हैं तो वो क्या होंगे, सिंपल होंगे। समझा रही है बात, यानी कि एक ही तरह की मोनोसेकेराइड की या ओलिगोसेकेराइड की एक ही तरह की यूनिट से बने हुए पॉलीसेकेराइड सरल से पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। और ऐसे ही जैसे मान लिया कि एक तो मोनोसेकेराइड क्या जुड़ा है इसमें एक्स, दूसरा क्या जुड़ा है वाई, फिर एक्स जुड़ा है फिर वाई जुड़ा है, यानी कि 2 तरह के हो या फिर ऐसे हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे जुड़ के बने हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अलग ज़्यादा प्रकार की क्या हो गई, यूनिट होगी ना, यूनिट क्या हो गई, ज़्यादा प्रकार की हो गई। ज़्यादा प्रकार की यूनिट होते हैं इसे क्या बोलेंगे, जटिल पॉलीसेकेराइड या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जटिल पॉलीसेकेराइड बोलेंगे या पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। इट मीन्स मैं क्या कहूँगा, इफ़ देयर इज 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ यूनिट is
यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। या ऐसे लिखो, इफ़ देयर इज़ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ, यहाँ लिखो वर्ड मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स यूनिट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, देन इट इज़ नॉन एज ए कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर एक ही तरह की यूनिट है तो वो सरल हो गया, 2 तरह या 2 से ज़्यादा तरह की यूनिट होगी तो वो जटिल हो गया। मतलब एकदम ईजी है, कोई खास बात नहीं है। जैसे सभी में एक्स ही एक्स है, सारी की सारी एक्स ही एक्स यूनिट है तो वो सरल हो गया, और अगर एक्स नहीं है, एक्स वाई जेड है, तो वो क्या हो गया, जटिल हो गई। अब जटिल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लर्न कर लो आप। कॉम्प्लेक्स के 2-3 एग्जाम्पल ये है। फर्स्ट है सेल्यूलोज, ठीक है, सॉरी हेमीसेल्यूलोज। बस इनको अपने नेम लर्न करने हैं, पैक्टिन, लिग्निन, बस इतने को लर्न कर लो, ठीक है। ये अलग अलग 3 टाइप हो गए। अब अपने पढ़ेंगे अलग अलग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे सिंपलर जो कार्बोहाइड्रेट है उनको, साथ साथ में आपके एग्जाम्पल होते जाएंगे, साथ साथ में अलग अलग अपने पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्यूलोज। किसकी बात करते हैं, सेल्यूलोज की बात करते हैं। अगर पॉलीसेकेराइड का बेसिक फार्मूला पूछ ले तो पॉलीसेकेराइड का बेसिक फार्मूला होता है C6H10O5 ये N, ठीक है ना, ये नॉर्मल फार्मूला होता है। फर्स्ट अपने देखते हैं क्या, सेल्यूलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज एग्जाम्पल है किसका, सरल कार्बोहाइड्रेट का। किसका, सरल कार्बोहाइड्रेट का या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ खास बातें, इसकी खास बातें ये हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्राकृतिक पदार्थ है। समझ आ रही बात, प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्राकृतिक पदार्थ जो है ना, वो क्या है, वो है आपके पास है सेल्यूलोज। क्या है आपके पास है, सेल्यूलोज। और वो भी किस तरह का, सर्वाधिक है कार्बनिक, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोस्ट ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड इन नेचर इज सेल्यूलोज। नोट्स बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, अगर आप साथ साथ बना रहे हो तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो छाल होती है ना, बार्क जो होती है, ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो छालें होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सेल्यूलोज मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल्यूलोज। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये मिलता है। काम क्या होते हैं इनके काम ये होते हैं कि जो पेड़ों की छाल है उनको रेजिस्ट बनाना है, किसके लिए, वाटर के लिए और एयर के लिए। वहाँ से ऐसे नहीं हो कि हवा पेड़ों के अंदर से जा रही है। जैसे मान लिया कि ये अपना क्या है, पेड़ है, ऐसा नहीं कि यहाँ से हवा आ रही है वो इसके अंदर से जा रही है, यहाँ से पानी आ रहा है वो इसके अंदर से जा रहा है, तो ये क्या होगा, पेड़ स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगा। उस टाइम इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर एंड वाटर, ये कौन करता है, सेल्यूलोज करता है। वायु और हवा के प्रति जो प्रतिरोध बनाने का काम करता है, सेल्यूलोज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मिलता है ये। आगे होगी बात समझ में। तो ये है अपना सेल्यूलोज, ये है कि अपना सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज के लिए पहले बता चुका हूँ कि ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज के नियर अबाउट कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6000 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो सेल्यूलोज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी मिलता किस किस में है, ये देखो सेल्यूलोज जो है वो मिलता किस किस में है। सेल्यूलोज बहुत सी चीज़ों में आपको मिलेगा। मेन जो इसके आपको सोर्स मिलेंगे वो मिलेंगे, देखो लकड़ी है, जूट है, रुई है, ठीक है। लकड़ी, जूट, रुई, यानी वुड, जूट एंड कॉटन, ये आपको मेन इसके सोर्स मिलने वाले हैं, किसके, सेल्यूलोज के, ठीक है। अब देखो कॉटन के अंदर कितना परसेंट तक मिलेगा आपको, 97 to 99% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। कॉटन में 97 to 99% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। स्ट्रॉ ऑफ सेरेल्स की बात करो, यानी कि
ठीक है, इनमें भी होता है। अगर आप बात करो किसकी, स्ट्रो ऑफ सेरल्स, स्ट्रो ऑफ सेरल्स का मतलब है जो ये जो अपना होता है ना क्या, जो अनाज होता है, सीरियल्स किसको बोलते हैं, अनाज को, अनाज का भूसा, अनाज का भूसा यानी कि उसका जो पड़ा है ना वो भूसा, जो कचरा जो होता है उसको बोलते हैं। तो जो सीरियल्स का जो उसके अंदर होता है नियर अबाउट 30 to 43% के पास मिलेगा आपको, कितना 30 to 43% के आसपास आपको क्या मिलेगा, सेल्यूलोज मिलेगा। स्पेलिंग से कर देता हूँ मैं, CEREALS, ठीक है। स्ट्रो ऑफ सीरियल्स, अनाज के भूसे में आपको कितना मिलेगा, 30 से 43 तक प्रतिशत तक। कॉटन के अंदर कितना मिलेगा, 97 से 99% तक। इसके अलावा ये वुड में भी होता है, जूट में भी होता है, ठीक है। जूट में भी इतना ही परसेंट होता है, जूट में भी लगभग इतना ही परसेंट होता है, कोई खास अलग नहीं होता। जूट में भी लगभग 97 से 99% क्या होता है, एक हेम्प होती है, हेम्प यानी कि भांग जो होती है, उसके अंदर भी सेल्यूलोज कितना होता है, 97 से 99% तक ही होता है। तो ये किस किस अमाउंट में क्या क्या आपको मिलता है। आगे बात समझ में, सेल्यूलोज कहाँ कहाँ मिलता है मैंने आपको बता दिया। सेल्यूलोज को एक बार रिपीट करो तो सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट ओक्योरिंग ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस इन नेचर है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है कि ये लकड़ी, जूट, रुई में मिलता है, जिसमें से कॉटन में सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी वुड, जूट, कॉटन, हेम्प। जूट, कॉटन, हेम्प के अंदर ये 97 to 99% मिलता है। स्ट्रो ऑफ सेल्यूलोज में 30 to 43% यानी अनाज के भूसे में 30 से 43% तक आपको मिल जाता है। आगे बात सुन में, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांट में मिलता है, प्लांट की जो छाल होती है, और उसमें भी कहाँ मिलता है, कोशिका भित्ति में। किसमें, कोशिका भित्ति में, यानी कि सेल वॉल में, ठीक है, सेल वॉल में मिलता है। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल में मिलता है। और ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा प्रकार का है, सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड की बात करते हैं किसकी, स्टार्च की। किसकी, स्टार्च की। स्टार्च जो है वो भी किस तरह का है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। किस तरह कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब एक ही तरह के आप क्या मिलेंगे, इसके अंदर कंपाउंड मिलेंगे, एक ही तरह का जो पॉलीसेकेराइड या एक ही तरह का ओलिगोसेकेराइड मिलेगा। इसका एक सेकंड नेम है, वो क्या है, इसे बोलते हैं एमाइलम। स्टार्च को क्या बोलते हैं, एमाइलम बोलते हैं, AMYLUM। स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज एमाइलम, इट्स सेकंड नेम इज एमाइलम, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये किस में है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मिलता है, ठीक है। ये बहुत सारे प्लांट्स में आपको खाने को मिलता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसमें खाने को अपने को मिलता है। जैसे कि आप बात करो पोटैटो की, यानी कि आलू की, ठीक है। जैसे मैंने बात की राइस की, यानी कि चावल की। जैसे कि मैंने बात की शुगर बीट की, बीट रूट या शुगर बूट, ये दोनों ही एक है, कोई अलग नहीं है। चुकंदर हो गया, ठीक है। और अरारोट में भी यही होता है, अरारोट जिसका यूज़ करते हैं किसमें, रसगुल्ले बनाने के लिए करते हैं। और एक होता है सैगो होता है साबूदाना। क्या होता है, साबूदाना। साबूदाना की खीर बनाते हैं, अगर कोई व्रत वगैरह हो उसका, तो साबूदाना की खीर बनाते हैं ना, सैगो उसे बोलते हैं। इन सभी के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगी। इन सभी में आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगी। आगे बात समझ में। अब इनमें से आप बात करो तो पोटैटो के अंदर जो स्टार्च होती है वो होती है लगभग 15 से 20% तक। कितनी होती है, 15 से 20% तक स्टार्च होती है किसमें, पोटैटो में। वहीं आप बात करो सेरल्स की, बात की अपन लोगों ने, राइस भी किसमें है, सेरल्स में ही है। सेरल्स यानी कि अनाज के अंदर कितना होता है, लगभग 60 से 70% तक स्टार्च होता है। 60 से 70% तक क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। मक्के की बात करो तो मक्के के अंदर कितना होता है, मक्का, मेज़ की बात करो तो मेज़ के अंदर होता है नियर अबाउट 65 to 70%। और चावल की बात की अपन लोगों ने तो चावल में लगभग कितना होता है, चावल में लगभग 75 से 80% तक। ये किसका था, ये वीट का था, ठीक है ना। वीट यानी कि गेहूँ।
सीरियल्स में राइस में कितना होता है, चावल में 75 से 80% तक, अनाज में गेहूं में यानी कितना होता है 60 से 70%, वीट गेहूं में 60-70% तक, मेज़ में कितना होता है 65 से 70% तक, आलू में कितना होता है 65 से 20% तक। ध्यान रखना स्टार्च के लिए टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट की 2-3 बूंद डालते हैं, अगर वहाँ स्टार्च होगा तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, पर्पल। ये पर्पल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उसका कलर होता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, स्टार्च भी कंप्लीट हो गया। रिपीट कर लेते हैं, सिंपल सरल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो, राइस, शुगर बीट, अरारोट, सैगो, इनमें मिलता है साबूदाने के अंदर। आलू में कितना होता है 15 से 20% तक। अनाजों की बात करें तो उसमें चावल में कितना होता है 75 से 80% तक, गेहूं में होता है 60-70% तक, सैगो यानी कि साबूदाना में होता है 65 से 70% तक। सेकंड नाम है इसका एमाइलम, इसके लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये ही इस बार मैंने किसी से कंसल्टेंट किया था कि जो उसके अंदर क्या है, आपका जो जेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरह की, ये केमिस्ट्री इस बार इंक्लूड हो गई है, तो ये केमिस्ट्री के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखना कि केमिस्ट्री के अंदर इसको रिवाइज कर लेना, ढंग से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है अपना ग्लाइकोजन। थर्ड जो है अपना वो क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है रियल में अपनी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि संचित। अपने शरीर के अंदर जो संचित कार्बोहाइड्रेट है ना, कौन है, कहाँ, शरीर में कौन है, संचित कार्बोहाइड्रेट, वो ही क्या है, ग्लाइकोजन है। वो ही क्या है, ग्लाइकोजन है। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अपने जब खाते हैं तो उसके अंदर जो अपने कुछ खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली अपने ग्लूकोज इंजेक्शन में अपने ग्लूकोज ही इंजेस्ट करते हैं मैक्सिमम, तो ग्लूकोज जो अपने बॉडी में जाके किस में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन में। ये स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है लीवर में, या फिर जो क्या बोलते हैं यकृत, या फिर मांसपेशियों में। कहाँ, मांसपेशियों में, जिसे क्या बोलते हैं, मसल्स। तो ये जो ग्लूकोज होता है अपने बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर और मांसपेशियों में स्टोर होता है, इसीलिए इसे लीवर ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर ग्लाइकोजन, या फिर यकृत ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। इसको यकृत ग्लाइकोजन या फिर लीवर ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जगह अपने रहता है लीवर ग्लाइकोजन, या फिर इसे आपको क्या बोलने का मिलेगा, लीवर स्टार्च भी नाम मिलेगा आपको इसका, लीवर स्टार्च। और क्या नेम हो सकता है, और इस बेस पे नेम हो सकता है इसका एनिमल स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन का नाम क्या मिलेगा, लीवर स्टार्च भी मिलेगा, ध्यान रखना। यकृत स्टार्च भी मिलेगा, या फिर इसका एनिमल स्टार्च भी नाम है मिलेगा, या फिर लीवर ग्लाइकोजन भी इसका नाम मिल सकता है आपको। ठीक है, अपने बोर्ड पे एक ही नेम लिख लेते हैं, लीवर स्टार्च। ठीक है, लीवर स्टार्च बोलते क्यों हैं, क्योंकि इस ग्लूकोज को इस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का वर्क मेनली करता कौन है, लीवर करता है। और ये स्टोर भी जाके कहाँ होता है, लीवर में। ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, लीवर का काम है। इसको कन्वर्ट करता कौन है, लीवर करता है। और ये स्टोर भी कहाँ होता है, लीवर में, इसीलिए इसको लीवर स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर स्टार्च भी बोलते हैं। ये मांसपेशियों में ज़्यादा नहीं होता, मसल्स में ज़्यादा स्टोर नहीं होता। इट मेनली स्टोर इन लीवर, इट मेनली स्टोर इन लीवर नहीं, नदी में कहाँ गया, नदी तो यहाँ है नहीं बॉडी के अंदर, नदियाँ तो बहती है टाइम पे। ठीक है, अब जैसे कि अपन लोगों ने देख लिया कि बॉडी में स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, लीवर वगैरह में स्टोर होता है, बात कर ली अपन लोगों ने। अब सिस्टम क्या है, अब सिस्टम ये है कि जब आपको भूख लगी हो, यानी व्हेन यू फील हंग्री, या फिर आपका क्या हो, वर्त हो, यानी कि फास्ट हो, उस टाइम आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उस बॉडी को एनर्जी को ये ग्लाइकोजन ही एनर्जी देता है। उस टाइम आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, ये ग्लाइकोजन ही एनर्जी देता है। ये याद रखने वाली बात है कि आपकी बॉडी को ये एनर्जी कौन देता है, उस टाइम में ग्लाइकोजन ही देता है। समझ आ रही है क्या बात।
किसी को दिक्कत किस कंडीशन में, भूख में या फास्ट में, आपकी बॉडी को ऊर्जा कौन देता है, एनर्जी कौन देता है, ये ग्लाइकोजन देता है। ठीक है, कहाँ से, ये लीवर से जाता है, किस में, अलग अलग टिश्यू यानी ऊतक में जाता है। ऊतक में किसके थ्रू जाता है, रुधिर यानी कि खून, रक्त के थ्रू, ब्लड वेसल्स जो होती है उनके थ्रू जाता है और वहाँ जाके एनर्जी मिलती है। समझ आ गई बात दोस्तों, किसी को दिक्कत, ये है ग्लाइकोजन का वर्क अपनी बॉडी के अंदर। अपनी जब मसल्स एक्सपेंड होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि फैलती है या फिर सिकुड़ती है, तो उस टाइम भी इसको एनर्जी कौन देता है, ग्लाइकोजन एनर्जी देता है। ठीक है, ये हो गई बड़े बड़े तौर पे बात है। अब इनको रिपीट करके कितनी बार, चाहे क्लास को लंबी करते रहो, अपने क्लास को ज़्यादा लंबा करना नहीं है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन के बाद अपने बात करते हैं किसकी, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ग्लाइकोजन का कहाँ कब एनर्जी वगैरह मिलती है। अब इसके बाद अपने एक नई तरह का अपने पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट, जो कि है इन्युलिन। क्या है, इन्युलिन। इन्युलिन जो है, इसकी खास बात क्या है कि ये है तो सरल यानी कि सिंपल, लेकिन ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल पॉलीसेकेराइड है यानी बहुलक है। किसका बहुलक है, ये बहुलक है, ध्यान रखना, फ्रुक्टोज का। किसका, फ्रुक्टोज का। तो सर इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पॉलीसेकेराइड को डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, क्या करवाया जाए, हाइड्रोलाइसिस यानी जलपघटन करवाया जाए, तो वो जिस मोनोसेकेराइड से बना है वो वापस मिल जाती है। तो अगर ऐसा इन्युलिन के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फ्रुक्टोज मिलेगी, और ये उसका व्यावसायिक उत्पादन है। व्यावसायिक उत्पादन यानी फ्रुक्टोज का व्यावसायिक उत्पादन कैसे करते हैं, इसी तरह करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। समझाएगी के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, इन्युलिन की, हाउ कैन वी ऑब्टेन fructose on industrial level, then we can say that hydrolysis of inulin in the presence of dilute acid, only dilute acid, not concentrate acid. concentrate acid का यूज़ नहीं कर सकते आप, dilute acid का यूज़ करोगे तो in the presence of dilute acid it will provide fructose, because we know that it is a polymer of or polysaccharide of fructose. बस, तो ये पॉलीसेकेराइड आपको क्या देगा, पॉलीसेकेराइड फ्रुक्टोज से बनाया तो फ्रुक्टोज मिल जाएगी आपको। ये मिलता किस में, ये मिलता है कंपोजिट फैमिली में। अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें से एक फैमिली होती है कंपोजिट। कौन सी होती है, कंपोजिट फैमिली। कंपोजिट जो परिवार है, उस परिवार के पौधे कौन से हैं, उस परिवार के पौधे हैं जैसे कि आपको मिलेंगे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, यानी कि अनियन और गार्लिक। इस तरह के जो पौधे होते हैं वो कौन सी फैमिली में आते हैं, कंपोजिट फैमिली में आते हैं। कौन सी फैमिली में आते हैं, कंपोजिट फैमिली में आते हैं। कंपोजिट फैमिली यानी कि COMPOSITAE। इस कंपोजिट फैमिली की इंग्लिश में ये है COMPOSITAE और लगता है लास्ट में। कंपोजिट फैमिली के जो प्लांट्स है उनमें क्या मिलेगा आपको, इन्युलिन मिलेगा। और कंपोजिट फैमिली कौन सी है, ऑनियन और गार्लिक है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्लियर हो रहा है कि फ्रुक्टोज का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। इन्युलिन का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन्युलिन के बाद अपने बात करते हैं इन्युलिन की बात करते हैं अपने। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। अभी अपने बात करेंगे किसकी, जटिल कार्बोहाइड्रेट की। किसकी, जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, देखो जटिल वाले क्या होते हैं, जटिल वाले मैंने आपको बता दिया। एक तो ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय। एक तो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि नॉन क्रिस्टलीन। इनकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। क्या नहीं होती, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। ये नॉन क्रिस्टलीन होते हैं, इसकी सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलीन होने के साथ साथ इनमें कोई किसी प्रकार का टेस्ट नहीं मिलता। इनमें कोई किसी प्रकार का क्या नहीं मिलता, टेस्ट नहीं मिलता।
टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनका स्वाद नहीं होता। क्या नहीं होता? स्वाद नहीं होता। तो मैं क्या कह सकता हूँ? बेस्वाद लिख देता हूँ क्या, यानी कि क्या लिख दिया? टेस्टलेस लिख दिया। ठीक है। और थर्ड में क्या लिख दिया कि ये क्या होते हैं? अघुलनशील। क्या होते हैं? अघुलनशील, यानी कि इनसोल्यूबल। तो ये इनकी विशेषताएं होती है। तो सरल में क्या होगी सर? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या होगी? दे विल बी क्रिस्टलिन, दे शुड बी ए स्पेसिफिक टेस्ट एंड दे आर सोल्यूबल। और ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, लाइक दे आर नॉन क्रिस्टलिन, दे आर टेस्टलेस एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अभी बेस्वाद है, जबकि सरल शर्कराएं जो थी उनमें सभी में स्वाद था, तो इसीलिए उन्हें तो बोलते हैं शुगर। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना, परसों फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बताया आपको, ये सिंपल जो होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं या शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका टेस्ट होता है, और ये जटिल वाले इनका टेस्ट नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। नॉन शुगर कौन से होते हैं? अशर्कराएं कौन सी होती है? इन्हें बोलते हैं अशर्करा। अशर्करा कौन सी होती है? जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अशर्करा। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट नहीं होता। तीन तरह के इनकी प्रकृति होती है, गुण होते हैं: अक्रिस्टलीय, बेस्वाद, अघुलनशील, नॉन क्रिस्टलीन, टेस्टलेस, इनसोल्यूबल। ये याद रखना, ठीक है, नॉन शुगर वगैरह। अब ये हैं कौन कौन से? एग्जाम्पल कौन कौन से इनकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अपने को 3 एग्जाम्पल मिलते हैं इनको देखने के लिए। हेमीसेलुलोज, ठीक है, सेकंड है लिग्निन, LIGNIN लिग्निन, थर्ड है पैक्टिन। हेमीसेलुलोज, लिग्निन और थर्ड है पैक्टिन। ठीक है। अब इन तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बस ध्यान रखने वाली बात है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हेमीसेलुलोज देखो कहाँ मिलता है। ये आपको सबसे बड़ी बात तो ये मिलता है पादप कोशिका में। कहाँ मिलता है? पादप कोशिका में। इसका मतलब है प्लांट सेल में। और किसके साथ मिलता है? ये लिग्निन के साथ मिलेगा आपको। प्लांट सेल में किसके साथ मिलेगा? लिग्निन के साथ मिलेगा। ठीक है। और प्लांट सेल में भी कहाँ मिलेगा? कोशिका भित्ति में। कहाँ मिलेगा? कोशिका भित्ति में मिलेगा। इट मीन्स सेल वॉल में। समझाई बात? ये 3 चीज़ खास बातें इससे ध्यान रखने वाली है। हेमीसेलुलोज विल फाइंड इन प्लांट सेल एंड स्पेसिफिकली इन सेल वॉल कंबाइंड विद लिग्निन। लिग्निन के साथ जुड़ा हुआ। हिंदी में बात करें तो हेमीसेलुलोज पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। सेकंड इंग्लिश में फिर से बताता हूँ आपको, हेमीसेलुलोज विल फाइंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इन कंबाइंड फॉर्म विद लिग्निन। आगे बात समझ में। सेकंड बात करते हैं किसकी? लिग्निन की। लिग्निन जो मिलता है ये मिलेगा किसमें? फिर से प्लांट में, यानी कि पौधों में। पौधे के कौन से भाग में? रेशेदार भागों में, यानी कि जो फाइब्रस पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फाइब्रस पार्ट जो है उसमें। और किसके साथ मिलेगा? ये आपको मिलेगा सेल्यूलोज के साथ। किसके साथ मिलेगा? सेल्यूलोज के साथ है मिलेगा। समझा की बात? लिग्निन कहाँ मिलता है? प्लांट, पौधे के रेशेदार भागों में सेल्यूलोज के साथ मिलता है। इंग्लिश की बात करें तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दैट लिग्निन विल फाउंड इन फाइब्रस प्लांट्स ऑफ फाइब्रस पार्ट ऑफ प्लांट्स इन कंबाइंड फॉर्म विद सेल्यूलोज। ठीक है, ये हो गया लिग्निन। थर्ड बात करते हैं पैक्टिन की। पैक्टिन कहाँ मिलता है? पैक्टिन आपको मिलेगा फ्रूट्स में। मोस्टली आपको कहाँ मिलता है? फ्रूट में। फ्रूट में यानी कि फलों में। कहाँ मिलेगा आपको? फलों में मिलता है। ठीक है, फलों में मिलता है और साथ में ये फलों को सुरक्षित भी करता है। काम आगे लिख लेंगे। ठीक है, चलो काम लिख लेते हैं, इतना ही है। पैक्टिन विल फाउंड इन फ्रूट्स। पैक्टिन फलों में मिलता है और काम क्या है? वहाँ इसको ये सुरक्षित रखता है। इन फलों को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्शन का वर्क है। सो यू कैन से दैट पैक्टिन फाउंड इन फ्रूट्स एंड प्रोटेक्ट देम। पैक्टिन फलों में मिलता है और उनको सुरक्षित रखता है। सुरक्षित किस बात से रखता है? कि उनको ख़राब नहीं होने देता। उनको ख़राब नहीं देता। ऐसे नहीं कि बाहर से आप तोड़ रहे हो वो ऊपर कर लेगा। आपने मतलब हाथ ऊपर किया, जैसे यहाँ फल है, आपने हाथ ऊपर किया, पैक्टिन ऊपर कर लिया। आपने यहाँ फिर से फल नीचे, आपने हाथ ऊपर किया, पैक्टिन ऊपर। ऐसे कुछ नहीं होता।
ऐसी बात नहीं है, बस इसको ख़राब होने से रोकता है, ये ख़राब नहीं देता। और क्या खास बात है, और आपकी इसकी ये खास बात ये भी, इसका उपयोग होता है किसमें, जैम जेली बनाने में। जैम जेली जैसे जो मटेरियल होते हैं ना, हिल गया क्या, नहीं हिला, ठीक है। जैम जेली बनाने में इसका उपयोग होता है। जैम जेली जैसे कि मतलब ये जो मार्केट में आते हैं ना, उन्हीं को बनाने में जैम जेली। तो ये कार्बोहाइड्रेट तीनों अपने कंप्लीट हो गए। सिंपल पढ़ लिए अपन लोगों ने। सिंपल में कौन से पढ़े, सेल्यूलोज, स्टार्च पढ़ा, स्टार्च के बाद इनुलिन पढ़ा, ग्लाइकोजन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये अपने हो चुके हैं। इसके बाद इनके यूज है बस, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो अलग अलग काम जो होते हैं इनके, वो बस 2-3 काम है, उनको देख लेते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्लास 10-1 मिनट और चलने वाली है, शायद लंबी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन आज इसको कंप्लीट करके ही फिर ही छोड़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि भोजन के अंदर इनका अपने बॉडी के अंदर इनका क्या काम होता है। बायोलॉजिकल यानी जैविक, और फंक्शन मतलब कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट के जैविक क्या है, कार्य क्या है, जैविक कार्य, ठीक है, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो भोजन लेते हैं, यानी कि जो अपना फूड है, उस फूड के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देयर इज ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन फूड। तो जितना ज़्यादा भोजन लिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा काम होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बहुत ज़्यादा काम कैसे होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी बॉडी को क्या देता है, उष्मा, गर्मी, ऊर्जा, ठीक है। उसमें ऊर्जा और सीधी ऊर्जा अपने को कार्य करने के लिए एटीपी एडीपी जो होती है ना, वो यहीं से बनती है, इसी से बनती है, एटीपी एडीपी से। बहुत इसके ग्लूकोज कैसे बनता है, पहले अपने इंजेक्शन होता है, फिर वो फेनिक्स में जाता है, फिर इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से रेक्टम में जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ मतलब वहाँ से स्ट्रक्चर्स होती है ऐसे, जस्ट लाइक किसकी तरह, अपनी अंगुली की तरह स्ट्रक्चर्स होती है, फिंगर्स के टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है वहाँ। तो वो उसको क्या कर लेते हैं अपनी और वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड से अलग अलग सेल्स के पास जाता है वो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो भी कौन सी, ग्लूकोज। फिर वहाँ जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बनती है, एंड इट इज़ यूज्ड इन आवर बॉडीज फंक्शंस। and if there is yet also there is energy which is not used, then it will be stored in form of ADP. It can be used again when we have to use it, then we have to amount 1 phosphate and it will again convert into ATP. तो ये मतलब सारा सिस्टम रहता है अलग अलग, कि पहले ADP के अंदर स्टोर कर लिया और फिर इसके अंदर एक फॉस्फेट मिला के फिर से ATP बना लिया, तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट हो गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो ये अलग अलग सिस्टम है बहुत ज़्यादा। बस अपने यहाँ इतने देखने वाले हैं कि ये अपनी बॉडी को उसमें ऊर्जा देता है और ये अपने को ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा जो बनी है। ग्लाइकोजन के लिए बात की थी, मांसपेशियों के लिए ऊर्जा देती है वो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन के लिए ऊर्जा भी उसी से मिलती है, ग्लाइकोजन से, ठीक है। सेकंड बात करो अपने की बॉडी की जो ओल मेम्ब्रेन है, यानी कि एनर्जी हीट हो गई ये यहाँ, और ये हो गई एनर्जी, यानी इट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू आवर बॉडी। मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली, वो भी किस प्रकार की, सभी प्रकार की झिल्लियों के निर्माण के लिए कौन यूज में आता है, यही आता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या फिर इन सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सभी प्रकार की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के भी इसका काम होता है। मेम्ब्रेन झिल्लियाँ कोशिकाओं के बार बार जो होती है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो इनमें से कुछ अमाउंट, कुछ स्पेसिफिक जो मटेरियल है वो आ सकते हैं अंदर, या कुछ स्पेसिफिक मटेरियल बाहर जा सकते हैं, ऐसा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्लांट्स का जो पौधों का कंकाल है, पौधों का कंकाल इसी से बनता है। पौधों का कंकाल कैसे, जैसे कि बता देता हूँ मैं, स्केलेटन, SKELTON, स्केलेटन ऑफ प्लांट्स, कैसे,
कि मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को हार्ड होना ज़रूरी है। अगर हार्ड नहीं है तो प्लांट नहीं है, क्योंकि वो गिर जाएगा और एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा प्लांट्स का। तो प्लांट को हार्ड करने का काम करता कौन है? प्लांट्स को रियल में हार्ड करने का काम करता है, मैंने पेक्टिन पढ़ा था, वो क्या करता है, बार्क को स्टोर वो रेजिस्ट करता है, किसके लिए? रिजिड बनाता है, उसको कठोर बनाता है, और रेजिस्ट करता है किसके लिए? एयर और वाटर के लिए। ऐसे ही सेल्यूलोज भी वहीं होता है, पेक्टिन भी वहीं होता है। ये सारे के सारे क्या है, उसको कठोर बनाते हैं। कठोर की वजह से प्लांट खड़ा रहता है सीधा। अपने खड़े रहते हैं किसकी वजह से? अपने कंकाल की वजह से, हड्डियों की वजह से। ऐसे ही वो भी खड़े रहते हैं, उनके अंदर जो हार्डनेस है, जो रिजिडनेस है, उसकी वजह से, जो उसके ब्रांचेस की रिजिडनेस है, जो उसके तना है, जो ट्रंक है, स्टेम जो, उसकी वजह से। तो वो सारा बना किससे? कठोर हुआ किससे? वो कार्बोहाइड्रेट से हुआ है। जैसे पेक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज, इनका पढ़ा था अपन लोगों ने, इनसे बनते हैं वो। तो ये एक तरह से उसके स्केलेटन हो गया। और ये जो ब्रांच वगैरह है, स्टेम जो है, ये इसका तना वगैरह, उसका पौधे का क्या हो गया? कंकाल हो गया। और इसके कंकाल किससे बना है? इनसे बना है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। आपको बधाई हो दोस्तों, अपना कार्बोहाइड्रेट जो कंप्लीट हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी को एनर्जी देता है। अपन लोग सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ चुके हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। एक बड़ा बता देता हूँ कि अपने बॉडी को ये एनर्जी तो देते हैं, लेकिन कौन कितनी अमाउंट में एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, थर्ड है फैट। कौन कितनी अमाउंट में एनर्जी देता है? तो लिख लो, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरी की एनर्जी देगा। प्रोटीन कितनी देता है? प्रोटीन भी देता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। बट आपको फैट कितनी देता है? फैट देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। इस पर भी आगे बात करने वाले हैं, कौन कैसे एनर्जी देता है, कौन कैसे नहीं देता, ये अगली क्लास में बात करेंगे। कौन इंस्टेंट एनर्जी देता है, कौन लेट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के टाइम फिर अपने, जब इंसान को चक्कर आ रहे हो तो उस टाइम फिर अपने ग्लूकोज देते हैं ना, बोतल में ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो अगर ग्लूकोज से 4 किलो, इट मीन्स ग्लूकोज विल प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी बाय 1 ग्राम, एंड फैट विल प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। देन वाई डू नॉट वी यूज फैट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज? ये अपना क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर फैट जो है, आप चलो बताएंगे ये काम, आपका आज का क्या हो गया, ये होमवर्क हो गया। ये भी मालूम चल जाएगा लास्ट तक क्लास कौन लगा रहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसी का जवाब देना है क्या, कि अपने जब चक्कर वगैरह आते हैं तो उस टाइम आपको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बट वी नो दैट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, बट फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। जो फैट है वसा है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो अपने फैट का यूज़ क्यों नहीं करते, ग्लूकोज का यूज़ क्यों करते हैं? बस ये आपको आज का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यहाँ से मालूम चल जाएगा कि कौन लास्ट तक क्लास लगा रहा है। ठीक है, और क्या है, और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब वगैरह करना। ठीक है, घर रहना, मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय श्री राम, धन्यवाद।